हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे न्यायिक सक्रियता के बारे में। जैसे कल हमने पढ़ा था कि याचिका है ना, जनहित याचिका क्या होती है, किस प्रकार से जनहित याचिका दायर की जाती है, इसके बारे में समझे थे। आज हम न्यायपालिका की एक और तथ्य के बारे में समझेंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है। ठीक है, किस प्रकार से जब जनहित याचिका दायर की जाती है तो न्यायिक सक्रियता किस प्रकार से उद्भव होता है, किस प्रकार से न्यायिक सक्रियता का क्या महत्व है, क्या इसका नुकसान है, आलोचना कौन करता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे कि आखिरकार न्यायिक सक्रियता होता क्या है। ठीक है, अर्थ समझ लेते हैं। न्यायिक सक्रियता का अर्थ हम समझेंगे, है ना। अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। तो न्यायिक सक्रियता मतलब कि जब न्यायालय, है ना, जो न्यायालय का कार्य क्षेत्र है, जैसे न्यायालय का कार्य क्षेत्र क्या है कि उसे न्याय देना है, लेकिन जब न्यायालय अपना कार्य क्षेत्र छोड़ के, है ना, विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप रखता है या उनसे कार्य करवाता है, उसे क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता कहते हैं। तो क्या हो गया कि जब न्यायालय, अर्थ देख लेते हैं, जब न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है या सरकार चलाने का निर्वाह करता है, ठीक है, उसे ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। देखिए सिंपल सी बात है कि जो न्यायिक सक्रियता है, जो न्यायालय है हमारा, उसका जो कार्य क्षेत्र है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, उसका काम क्या होता है, ओनली न्याय देना, है ना। न्यायालय का कार्य क्या होता है, न्याय देना। जैसे हमने पढ़ रखा है कि हमने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया हुआ है। शक्ति पृथक्करण का मतलब जब हम स्टार्ट में पढ़ रहे थे कि जो न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका है वो अपना कार्य करेगी, है ना, और जो कार्यपालिका है वो अपना कार्य करेगी, और जो विधायिका है वो अपना कार्य करेगी। तीनों क्या है, अलग अलग है। ये अपने क्षेत्र में कार्य करेगी, इसका जो कार्य है न्याय देना, ये न्याय देगी, ओनली न्याय देगी। जो कार्यपालिका होती है क्या करती है, एक कानून को लागू करवाती है, ठीक है, लागू करना, और इसका क्या काम है, कानून बनाना। तो क्या हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि हमने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया हुआ है ना। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हमने अपनाया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो न्यायपालिका है उसी अपने क्षेत्र में कार्य करे, और जो कार्यपालिका है वो अपने क्षेत्र में कार्य करे, और जो विधायिका है वो अपने क्षेत्र में कार्य करे। कोई भी किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, यही हमने पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ क्या देखा जा रहा है, न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या हम पढ़ रहे हैं कि जो न्यायपालिका है इसका जो कार्य क्षेत्र है न्याय देना, इसके अलावा ये क्या कर रही है, कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है ना। हस्तक्षेप कर रही है, कैसे कर रही है कि वो सरकार चलाने का क्या कर रही है, निर्वाह कर रही है। सरकार को आदेश देती है कि आप ये कार्य कीजिए, या कुछ भी करती है, सरकार के खिलाफ करती है, या कोई भी कानून बनाने में मदद करती है, तो उसे क्या हम कहेंगे, न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ठीक है, सिंपल से समझ गए आप कि हमने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया हुआ था, जिसका मतलब ये था कि जो न्यायपालिका है वो अपने क्षेत्र में कार्य करेगी, जो उसका क्षेत्र क्या होता है कि न्याय देना, तो न्याय देगी। जो कार्यपालिका है वो कानून को लागू करवाती है, मतलब सरकार, है ना, गवर्नमेंट वो अपनी सरकार चलाती है। जो विधायिका है, संसद, वो क्या करती है, कानून बनाती है। तो हमने अलग अलग अपनाया था कि अपने अपने अलग अलग कार्य करेंगे, लेकिन जो न्यायिक सक्रियता का मतलब यहाँ पे निकल आ रहा है कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है, उसे ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए कि जो न्यायपालिका है वो सरकार को चलाने का या सरकार का निर्वाह करने का या फिर कानून बनाने में मदद करती है, कानून बनाने खुद लगती है। ठीक है, ये कानून भी खुद बना रही है और कानून लागू भी कर लेती है, उसी को क्या कहेंगे, न्यायिक सक्रियता कहेंगे। अब ठीक है, ये तो समझ गए कि न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या होता है। अब बात आती है क्यों उत्पन्न क्यों हुआ, है ना। न्यायिक सक्रियता जैसा जो हमारे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का जो उल्लंघन कर रहा है, क्यों कर रहा है, आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ी है, इसका कारण क्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार न्यायिक सक्रियता आएगी क्यों। ठीक है, इसके उद्भव का कारण क्या हो गया, कारण देखते हैं कि क्यों हमने न्यायिक सक्रियता देखने को मिलती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कारण देख लेते हैं सबसे पहले।
सो चलिए कारण देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहला जो कारण हम देखते हैं, जो मेन कारण है इसका न्यायिक सक्रियता के उत्पन्न होने का जो मेन कारण है कि सरकार और विधायिका में गुणवत्ता का अभाव। जो मेन कारण है सरकार और विधायिका में क्या है, गुणवत्ता का अभाव देखने को मिलता है। इसी कारण से न्यायिक सक्रियता का उद्भव होता है ना। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि जो उसका अधिकार मिले हैं, है ना, कोई भी नागरिक है जो उसको लगता है जो हमें संविधान से जो अधिकार प्राप्त है वो उसको नहीं प्राप्त हो रहा है और सरकार से जो कोई मदद नहीं मिल रही है और जो विधायिका है वो अच्छी ढंग से उसके लिए कानून नहीं बना रही है, तो क्या करता है वो न्यायालय के पास जाता है ये लेके कि सरकार को वो कुछ ना कुछ निर्देश देगी जिससे उसका कार्य आसान हो जाता है। इसलिए न्यायिक सक्रियता जन्म लेती है जब सरकार और विधायिका अपना कार्य सही ढंग से नहीं करते हैं, तभी पब्लिक जाती है न्यायालय के पास, तब न्यायालय सरकार और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। तो इसका जो मेन कारण है यही है। तो चलिए कुछ उदाहरण के साथ में समझते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आप मेंस में लिख सकते हैं वो एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि पुलिस है ना, पुलिस सुधार के लिए निर्देश। एक केस किया था प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ। ठीक है, जो पहला एग्जाम्पल हमने देखा कि पुलिस सुधार के लिए निर्देश, एक एग्जाम्पल से आप समझिएगा। सो ये जो प्रकाश सिंह थे ये उत्तर प्रदेश के डीआईजी थे, है ना। जब ये रिटायर हुए तो उन्होंने एक केस दायर किया, है ना, जनहित याचिका दायर की या केस किया भारत संघ के खिलाफ। और उन्होंने केस में क्या कहा कि जो हमारे पुलिस है ना, जो हमारे कानून है ये 1861 से लेके अभी तक वही कानून चल रहा है जो अंग्रेजों ने बनाया था, है ना। अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था कि जो पब्लिक है, जो भारत की पब्लिक है वो अपनी स्वतंत्रता ना दिखा पाए। लेकिन अब क्या उद्देश्य है, अब उद्देश्य है कि जो भारत का नागरिक है वो स्वतंत्र रह सके और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके, और जो इनकी अधिकारों की रक्षा है वो कौन करेगा, पुलिस करेगा। तो उद्देश्य तो चेंज हो गए लेकिन कानून तो सेम है, एज इट इज कानून है ना। जो अंग्रेज हमारे लिए कानून बना के गए हैं वही कानून आज भी चल रहा है। तो ये तो शर्म की बात है कि उन्होंने हमें गुलाम बनाया, हम उन्हीं के कानून अभी तक फॉलो कर रहे हैं। तो प्रकाश सिंह ने क्या कहा कि न्यायालय से कि आप ही कुछ कीजिए, कुछ सुधार कीजिए। तो इनके केस में न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि कुछ निर्देश दे दिए, है ना, बहुत सारे निर्देश दे दिए जिसके हिसाब से प्रेजेंट टाइम पे आज पुलिस कार्य कर रही है। नहीं तो 1861 से लेके अभी तक अंग्रेज ने जो कानून बनाया था उसी के हिसाब से पुलिस आज तक कार्य करते आ रही थी। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया, है ना। इसका तो जो कार्य है किसे करना चाहिए, अगर पुलिस अगर कार्य है, पुलिस के निर्देश है, इसका कार्य तो भैया प्रशासनिक है ना, डायरेक्ट प्रशासनिक है, इसे सरकार को करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, विधायिका को कानून बना के लागू करना चाहिए। लेकिन ये कार्य नहीं किया, सरकार और विधायिका ने नहीं किया, तो फिर न्यायालय को करना पड़ा। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं कि छात्र संघ का चुनाव, छात्र संघ का चुनाव देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, छात्र संघ के चुनाव में देखा गया कि बहुत ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ गई थी, है ना। जो अपराधी छवि के लोग थे वो हावी हो गए छात्र संघ में, है ना। वो कॉलेजों में जाके एडमिशन करवाते थे इसीलिए कि छात्र संघ का चुनाव लड़ेंगे। और ऐसी ऐसी पार्टियां उन्हें सपोर्ट करती थी क्योंकि उनको राजनीतिक दल अपने पार्टी को मजबूत करना है, तो युवा को जोड़ना चाहती थी। तो इसमें बहुत सारे जो पढ़ाई, जो शिक्षा होती है आजकल यूनिवर्सिटी में, वो शिक्षा देखने को नहीं मिलती है। तो ये बहुत बड़ा कारण है ना। इसके लिए भी एक केस हुआ था जो किया था लिंग 2 समिति, है ना। एक समिति बनाई गई लिंग 2 की सिफारिश, ठीक है। लिंग 2 की समिति सिफारिश से न्यायालय ने इनकी बात सुनी और छात्र संघ के चुनाव में कुछ चेंजेस किए, ठीक है। तो इससे क्या कह सकते हैं, छात्र संघ का चुनाव भी कौन करेगा, सरकार करेगा। या चुनाव को किस प्रकार से कराना चाहिए इसलिए कानून कौन बनाएगा, तो विधायक करेगा। उपरोक्त इस दोनों उदाहरण से क्या पता चल रहा है
कि जो कार्य है इनको करना चाहिए, कौन करना चाहिए, किसको, सरकार को करना चाहिए और विधायिका को करना चाहिए, लेकिन ये अपने कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए न्यायालय को इनके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें जो कारण आपने देखा और कुछ एग्जाम्पल आपने समझे, यही आप सेम एडिटिव पेपर में लिखेगा, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कारण को आपने देख ली। अब देख लेते हैं कि इसका महत्व क्या है ना, इसका न्यायिक सक्रियता का कुछ महत्व देख लेते हैं कि महत्व क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्व है, जो सबसे पहला महत्व है हमारा कि इसकी वजह से सरकार है ना, सरकार जो है शासन प्रशासन क्या है उसकी गुणवत्ता में क्या होगा, सुधार होगा, है ना। इसका जो महत्व है कि सरकार शासन प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार, किस प्रकार से सुधार होगा, जब सरकार को लगेगा, शासन प्रशासन को लगेगा कि हमारे ऊपर भी कोई बैठा है ना, अगर हमने कुछ गलत किया तो न्यायालय हमको फटकारेगी या हमको आदेश देगी, तो क्या होगा, उससे सरकार को अपने हिसाब से सही करना चाहिए, है ना, कि जो लोग हैं, जो पब्लिक की समस्या है हम खुद दूर कर दे, उसे न्यायालय के पास ना जाना पड़े। तो ये क्या कह सकते हैं लोग, सरकार शासन प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार, इसको देखने को मिल रहा है, सुधार देखने को मिल रहा है। और क्या हो रहा है कि नागरिक का अधिकारों की रक्षा हो रही है ना, अधिकारों, नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो रही है। किस प्रकार से हो रही है, अगर नागरिक को लगता है कि जो हमें अधिकार मिले हैं वो अधिकार हमारे हनन हो रहे हैं या हमें नहीं प्राप्त हो रहे और सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही, तो किसके पास जाएगा, वो न्यायालय के पास जाएगा। तो इसे क्या कह सकते हैं हम लोग कि नागरिकों को अधिकारों की रक्षा हो रही है यहाँ, ठीक है। और सरकार की शक्तियों नियंत्रण, है ना, अगर सरकार अपने मनमाने तरीकों से कार्य करने लग गई तो भैया कार्य तो हो नहीं पाएगा, पब्लिक की बात सुनी ही नहीं जाएगी, है ना, नागरिकों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए जो सरकार की शक्तियां हैं उसमें नियंत्रण कौन रख रहा है, न्यायालय रख रहा है ना, न्यायालय रखेगा तो उससे क्या होगा, एक महत्व है इंपॉर्टेंट कि न्यायिक सक्रियता का एक महत्व हो गया कि सरकार अपनी शक्तियों पे क्या करेगा, नियंत्रण रखेगा और नागरिकों का ध्यान रखेगा, जो उसके अधिकार हैं उसको अधिकार नहीं छीनेगा। ठीक है, इस सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण होगा। और जो चौथा हमारा है कि सरकार को कार्य कराने हेतु बाध्य कर दिया। ठीक है, जो लास्ट हमारा है कि सरकार को कार्य कराने हेतु बाध्य कर दिया। किस प्रकार से बाध्य कर दिया, अगर सरकार ने कुछ आदेश दे दिया, है ना, जो न्यायालय है उन्होंने आदेश दिया तो सरकार को उसको मानना ही पड़ेगा, इसलिए हम कह सकते हैं सरकार को कार्य करने हेतु उन्होंने बाध्य कर दिया है। तो ये कुछ महत्व हो गए, है ना, इसके महत्व की चर्चा हमने कर ली। अगर किसी भी चीज का अगर पॉजिटिव पॉइंट होता है तो उसका निगेटिव पॉइंट भी होता है। चलिए हम निगेटिव पॉइंट देख लेते हैं कि इसकी जो सीमाएं हैं, है ना, इसकी आलोचना किस प्रकार से होती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या कमियां हैं इसके अंदर, इस पर हम चर्चा करेंगे, कमियां देखते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी कमी है कि जैसा हमने स्टार्टिंग बताया कि हमने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया हुआ है ना, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया हुआ है, लेकिन न्यायिक सक्रियता है क्या है, एक शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन कर रही है। तो सबसे बड़ी कमी तो यही हो गया, सीमाएं कि शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन कर रही हैं। उल्लंघन कर रही हैं
ठीक है। जो पहला हमारा है सीमा, जो सबसे पहली कमी है कि हमने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया हुआ है, लेकिन न्यायिक सक्रियता क्या कर रही है, शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन कर रही है। किस प्रकार से कर रही है? शक्ति पृथक्करण क्या कहता है कि जो न्यायपालिका है वो अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करे, जो विधायिका है वो अपने कार्य क्षेत्र में, जो कार्यपालिका है अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करे, लेकिन जो न्यायपालिका है यहाँ पे देखा जा रहा है वो विधायिका और कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक कमी ये होगी। दूसरी कमी हम देखते हैं। दूसरी कमी ये होती है कि यहां सरकार के कार्य में असंतुलन देखने को मिल रहा है। असंतुलन एवं टकराव। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यहां सरकार के कार्य में असंतुलन हो रहा है। जब बीच में न्यायालय अपना हस्तक्षेप करेगी तो सरकार सही ढंग से अगर कार्य करना भी चाहे तब भी नहीं कर पा रही है ना। उसमें क्या हो रहा है, आपसी में टकराव हो जा रहे हैं। ऐसा देखने को बहुत बार मिला है कि न्यायालय और सरकार के बीच में क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है। तो ये दूसरा सीमा हो गया, जो दूसरी कमी है कि सरकार सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है, आपस में टकराव हुए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरी कमी है कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका है ये न्यायिक सक्रियता के कारण क्या कर रही है, अपनी सीमा का क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है ना। न्यायपालिका अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही है। इसी कारण से मेन कारण क्या हो गया, न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के कारण ही तो अपने सीमा का उल्लंघन कर रही है ना। न्यायिक सक्रियता के कारण ही जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका के कार्य में क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या होता है कि अनावश्यक, कभी कभी देखा जाता है कि जो न्यायपालिका है वो अनावश्यक सरकार या फिर विधायिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। किस प्रकार से, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपने उत्तर प्रदेश के एक फेमस जिला है अमेठी, उसका नाम सुना होगा आपने। तो पहले जिला नहीं था, पहले वो क्या था, तहसील था। ठीक है, तो तहसील था, लेकिन एक हाई कोर्ट के जो वकील थे, हाई कोर्ट अपने इलाहाबाद के हाई कोर्ट के वकील थे, उन्होंने क्या किया, एक याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि जो अमेठी है इसे तहसील नहीं, इसे जिला घोषित किया जाए। फिर न्यायाधीश ने क्या किया, उसे एक ही दिन में पारित कर दिया और आदेश दे दिया कि जो अमेठी है, जो तहसील है, इसे आप जिला बनाइए। ठीक है, तो ये कार्य तो न्यायाधीश का तो था ही नहीं, है ना। न्यायपालिका का कोई इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं थी, या फिर तहसील की जरूरत जिला में चेंज करने की भी जरूरत नहीं थी। ये कार्य किसका है, सरकार का है। सरकार देखेगी, अगर सरकार को लगता है कि जो तहसील है इसको जिला बनाना चाहिए तो ये सरकार बनाएगी। लेकिन क्या देखा गया कि अनावश्यक हस्तक्षेप किया। ठीक है, न्यायपालिका कभी कभी क्या करती है, अनावश्यक हस्तक्षेप करती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी हो गई। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।